दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपनी 2024 की साल का दोस्तों अंतिम दिन, कल से अपन न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी लोगों को नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से ऐसी आशा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, आपका सरकारी सेवा में नंबर आ जाए। अब दोस्तों अपन पोस्ट ग्रेजुएशन का अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स चला रखी थी और कल के वीडियो में अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन निकालते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन बात कर रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड रियल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल रियल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड रियल डिस्प्लेसमेंट। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि तीसरा जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो तीसरा वीडियो है जिसमें पार्शियल वेव और फेज शिफ्ट एनालिसिस की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने बाई मिस्टेक L इक्वल्स टू 0 की जगह L इक्वल्स टू 1 लेके कैलकुलेशन की है और वहां आंसर 3 पाई आया है, जबकि L बराबर 0 लेके जब आप उसको करोगे तो आंसर पाई आएगा। दोस्तों वो सिली मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वीडियो नंबर 3 पोस्ट ग्रेजुएशन क्वांटम फिजिक्स का जो सिलेबस है, आज मेरे एक स्टूडेंट ने, प्रमोद जी नाम है उनका, उन्होंने मेरे को बताया कि सर इसमें क्या आएगा, तो L बराबर 1 के लिए मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, वहाँ पे 3 पाई उसका आंसर है। पार्शियल फेज शिफ्ट का वो टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पाई उसका आंसर आएगा। अब अपन बात कर रहे थे दोस्तों वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और रियल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल का मतलब तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एक कंसेप्ट है, अपन मान के चलेंगे कि ये चीज़ वर्चुअल है। और रियल क्या है, तो ये दोनों बातें अपन करेंगे। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अपन डेल्टा आर और उसके ऊपर सदिश का निशान डिस्प्लेसमेंट है तो उससे डिनोट करते हैं, इसे अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और इसको वर्चुअल क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा अपन मान के चलेंगे टाइम हेल्ड फिक्स्ड, जबकि दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें टाइम फिक्स रह सके। टाइम तो हमेशा क्या करेगा, वरी करेगा। लेकिन व्हेन वी डील विद द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देन वी अज्यूम दैट द टाइम हेल्ड फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या मानिए दोस्तों, प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट इसको माना गया है। ठीक है, दिस इज ओनली ट्रिक। ये क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिस इज ओनली ट्रिक। ये क्या है, एक ट्रिक की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों काम करेगा, फोर्स के वेक्टोरियली बिहेवियर को खत्म करने के लिए। जैसे इसमें ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, डॉट फोर्स अपन जैसे लगा देंगे तो फोर्स के वेक्टर बिहेवियर को खत्म करने के लिए, तो आप यहां लिख सकते हो फोर्स के वेक्टर बिहेवियर को खत्म करने के लिए अपन इसको काम में लेंगे। फोर्स के वेक्टर बिहेवियर को खत्म करने के लिए अपन इसको काम में लेंगे। रियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, रियल डिस्प्लेसमेंट यानी dr। रियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, टाइम इज रनिंग। क्या है दोस्तों, टाइम क्या है, टाइम इज रनिंग यानी दिस इज प्योरली फिजिकल। ये प्योरली फिजिकल है यानी एग्जिस्टेंस है इसका। दिस इज रियल डिस्प्लेसमेंट dr सदिश एंड दिस इज टाइम इज रनिंग, की टाइम है वो रन कर रहा है, ये बात सही भी है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट वर्चुअल वर्क। जैसे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही दोस्तों क्या है, वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क
डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एफ एन सी। एन सी का मतलब है नो कांस्टेंट, कि ये जो फोर्स है उसमें कांस्टेंट जो एट द टाइम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इफेक्टिव होते हैं, तो फोर्स ऑफ नो कांस्टेंट और इनटू डेल्टा आर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वर्चुअल वर्क है। एफ एन सी का मतलब है फोर्स ऑफ नो कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट वाला फोर्स नहीं है। जो कांस्टेंट अपन ने पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, कि जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, टेंशनल फोर्स है, वो सारे के सारे कैसे हैं, कांस्टेंट फोर्स है। तो ये जो फोर्स यहाँ आएगा दोस्तों वो क्या है, नॉन कांस्टेंट फोर्स है। जैसे अपन बात करें कि ये सरफेस है और किसी सर्कल पे ये सरफेस है, इस सरफेस यानी ये जो सतह है इस पे फोर्स कितना लगेगा, W बराबर mg नीचे की तरफ, और इस पे n क्या लगेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो ये जो n है ये क्या है, दैट चीज फोर्स ऑफ कांस्टेंट, क्या है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, कि वो इसके कारण इफेक्टिव है। ऐसे ही जैसे नत्तल पर कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये इसका वेट mg नीचे की तरफ, ठीक है, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये इधर मूव कर रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये इसको अपन क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। इसके कारण ये कहाँ है, इस सतह पर बना हुआ है, तो इसके कारण ये बना हुआ, तो इस पे एक कंडीशन लग गई, और वो कंडीशन ही क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ कांस्टेंट है। सुबह ही अपन ने पढ़ा था, पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या है, कंडीशंस विच इम्पोज ऑन द सिस्टम and the degree of freedom system will be reduced, then that boundations are known as constant। यदि फोर्स लगा रहा है तो that is force constant। और ऐसे ही जैसे टेंशनल, कोई रस्सी है आपके पास में और रस्सी ऐसे पेंडुलम है, तो इस पेंडुलम के अंदर दोस्तों क्या लग रहा है, टेंशनल, ये टेंशनल लग रहा है, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स है। तो ये जो कंसेप्ट है फोर्स के वेक्टोरियल बिहेवियर को खत्म करने के लिए, ये जो कंसेप्ट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा जो वर्क डन है, दैट इज क्या है दोस्तों, वर्चुअल वर्क। क्या है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ एन सी डॉट डेल्टा आर। तो अब बात यह आ गई कि भाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने ले लिया, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बात है इंपॉर्टेंस, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंस। अपन जब भी देखें किसी ऑब्जेक्ट पे जो बल लग रहे हैं वो दो प्रकार के बल लग रहे हैं। तो टोटल ऑफ फोर्स मान सकते हैं F बराबर एफ एन सी, फोर्स ऑफ नो कांस्टेंट, और एफ सी, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। टोटल फोर्स ऑन ए सिस्टम, फोर्स ऑफ नो कांस्टेंट यानी विदाउट कांस्टेंट के फोर्स, और फोर्स विद कांस्टेंट। ठीक है। अब पहली बात क्या है, इन सभी में देखो फोर्स ऑफ कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी पार्टिकल मूव करेगा सबके बीच में, तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट डज नॉट डू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डज नॉट डू एनी वर्क, डज नॉट डू एनी वर्क because angle between force या FC, angle between FC and virtual displacement डेल्टा R is 90 डिग्री। कितना फोर्स है, 90 डिग्री है। देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? क्यों, देखो इसको फॉलो करोगे तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ सी डॉट डेल्टा आर, खोलोगे तो एफ सी डेल्टा आर कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो वर्चुअल ये फोर्स ऑफ कांस्टेंट के कारण जो वर्क डन है दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वर्चुअल वर्क है वो हमेशा नॉन कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। इसलिए इसको यहाँ इसमें काम में नहीं
काम करता ही नहीं है ये। अब नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, ये तो पहली बात होगी इंपॉर्टेंस में। दूसरा सेकंड बात क्या है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डेल्टा आर। एफ यहां पर टोटल फोर्स है, एफ बराबर क्या है दोस्तों, एफ इक्वल्स टू एफ एन सी प्लस एफ सी, नॉन कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो गया, एफ एन सी प्लस एफ सी और डॉट डेल्टा आर। ठीक है, इनको अपन अलग अलग कर लें। इंप्लाइज दैट डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एन सी डॉट डेल्टा आर प्लस एफ सी डॉट डेल्टा आर। ठीक है, और अभी अपन ने पढ़ा है कि ये क्या है, इक्वल्स टू 0, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एन सी डॉट डेल्टा आर। यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, वर्चुअल वर्क डन की, वर्चुअल वर्क की कंसेप्ट अपने पास में आ गई। डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एन सी डॉट डेल्टा आर। और तीसरा, ये पहली इंपॉर्टेंस, ये सेकेंड, और तीसरी क्या है दोस्तों, वर्क इज डन ओनली बाई नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स। कि वर्क है हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, नॉन कांस्टेंट फोर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। तो यदि मान लो किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो लगे हुए हैं वो वर्क कर गए, ठीक है, यहां तो नहीं कर रहे, लेकिन मान लो किसी में कर गए, तो ये एक नोट लगा के आपको याद रखनी है बातें। क्या रखनी है कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स में डू वर्क इन डिसिपेटिव सिस्टम। डिसिपेटिव का सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी क्या हो रही हो, वेस्ट हो रही हो, डिसिपेट हो रही हो, एनर्जी लग रही हो, एनर्जी वेस्ट हो रही हो, एनर्जी खत्म हो रही हो, दैट इज डिसिपेटिव। यदि किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ कांस्टेंट वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कैसा सिस्टम है भाई दोस्तों, डिसिपेटिव सिस्टम है। ठीक है। दूसरा नोट में, ये पहला नोट है, ये दूसरा नोट है, ड्यूरिंग रियल डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल कंडीशन में चेंज यानी फिजिकल कंडीशन में चेंज हो गई। जैसे डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट में फिजिकल कंडीशन चेंज है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट्स etc चेंज। दैट्स वाई वी यूज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। कि वही ड्यूरिंग रियल डिस्प्लेसमेंट में है तो ये सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो अब अपन को पता ही नहीं है कि वर्क डन क्या होगा, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में भी चेंज, कांस्टेंट में भी चेंज। ठीक है ना। जैसे कोई पार्टिकल था और वो पहले तो विदाउट कांस्टेंट के मूव कर रहा था और फिर जाके उस पर क्या लग गया, कोई ना कोई कंडीशन लग गई, तो अब उस पर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, तो उस टाइम में वर्क डन क्या होगा। इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज वर्चुअल वर्क कंसेप्ट। इसलिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, वर्चुअल वर्क की कंसेप्ट को यूज करते हैं कि भाई उसमें फिजिकल कंडीशन हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट, चाहे कांस्टेंट के द्वारा वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो चाहे कोई सी भी फिजिकल कंडीशन चेंज हो, कांस्टेंट फोर्स से चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आएगा। यानी वर्चुअल वर्क की जो कंसेप्ट है वो दोस्तों क्या बनी रहेगी, सेम टू सेम बनी रहेगी। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ
वर्चुअल वर्क, PLE, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है? डेल्टा W बराबर 0। ठीक है, दिस इज फॉर स्टैटिक, दिस इज फॉर स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम, 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 दिस इज फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम वर्चुअल वर्क डन, virtual work done by forces is equals to 0। ये वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल है, डेल्टा W बराबर 0, कि स्टैटिक पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस या फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? ये वर्चुअल वर्क की या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, डेल्टा W बराबर 0। अब दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक आता है जिसका नाम अपने सिलेबस में लिखा हुआ है डी अलम्बर्ट, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। यहां से अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस स्टार्ट है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो अब मान लो यहां से हो जाए तो अभी अपन आके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, लैग्रेंजियन इक्वेशन कितनी लिखी जाएंगी, उसका कैसे पता चले भाई? लैग्रेंजियन इक्वेशन अपन लिखेंगे तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उतनी लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखेंगे, और कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे। तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस इज, ये जो प्रिंसिपल है ये किसके लिए डिफाइन है? दिस इज फॉर डायनेमिक। किसके लिए डिफाइन है दोस्तों? डायनेमिक। और ये वर्चुअल वर्क की कंसेप्ट किसके लिए है? स्टैटिक्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्चुअल वर्क डेल्टा W बराबर 0 व्हेन द पार्टिकल स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, स्टैटिक ओनली, इक्विलिब्रियम ओनली एंड नन ऑफ दिस। तो स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम बोथ। ठीक है, तो ये क्या कहता है दोस्तों? डेल्टा W बराबर FNC डॉट डेल्टा R, और F आपको जानते हो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, F बराबर क्या होता है दोस्तों? dP अपॉन dt। और इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P डॉट, क्या लिखा जाता है? P डॉट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P डॉट सदिश और इंटू डेल्टा R। क्या लिख दिया? P डॉट डॉट डेल्टा R। ठीक है, इंप्लाइज दैट FNC ये है, इसको पक्षांतरण कर दो, FNC माइनस P डॉट, ठीक है, ब्रैकेट डॉट डेल्टा R। ठीक है, कर दिया, और बराबर 0, पक्षांतरण कर दिया, इसको इधर ले आए अपन। और दोस्तों ये तो क्या है भाई? पर्टिकुलर कोई पूरे सिस्टम के लिए है, पूरे सिस्टम के लिए है, तो इस पे क्या लगा देंगे अपन? समेशन लगा देंगे n। तो ये जो अपने पास में आया इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। FNC माइनस P डॉट सदिश डॉट डेल्टा R बराबर 0। P डॉट का मतलब है dP अपॉन dt, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे अपन कहते हैं दोस्तों डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट किसी वैज्ञानिक का नाम था जिसने ये प्रिंसिपल दिया कि फोर्स ऑफ नॉन कंस्टेंट माइनस P डॉट डॉट डेल्टा R इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। यह आपको याद रखना है। और अब इसके बाद में आता है डिडक्शन ऑफ या डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन अपन करेंगे नहीं, डेरिवेशन ऑफ, इसके दो नाम है, एक तो लैग्रेंजियन इक्वेशन LE, लैग्रेंजिज इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रेंजिज इक्वेशन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है आयलर, क्या नाम है? आयलर लैग्रेंजिज, लैग्रेंजिज इक्वेशन, या तो इसको लैग्रेंजिज इक्वेशन बोल दो या इसको क्या बोल दो दोस्तों? आयलर लैग्रेंजिज इक्वेशन बोल दो, एक ही बात, समझ गए? और डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूं वही आपको याद करनी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। K बराबर 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ध्यान से, D और dt
ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, क्यू के डॉट है दोस्तों। अब देखो सुबह में पिछले वाली क्लास में Q1, Q2, Q3 इन सब को अपन ने क्या लिया था दोस्तों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिया था। तो क्यू के भी कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है, और क्यू के डॉट का मतलब क्या है भाई, डी क्यू के अपॉन डी टी है, कि क्यू के का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन क्या है, क्यू के डॉट है। तो देखो डी अपॉन डी टी, के बराबर 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो के बराबर 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम समेशन डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट। टी का मतलब यहाँ दोस्तों काइनेटिक एनर्जी से, टी का मतलब किससे है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, टी का मतलब किससे है, काइनेटिक एनर्जी से, माइनस डेल टी अपॉन डेल्टा क्यू के, ठीक है, और माइनस कैपिटल क्यू के। कैपिटल क्यू के है वो फोर्स है, सो पीछे वाली क्लास में आपने लिखा होगा Q1, Q2 ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये क्या है, फोर्स कंपोनेंट। T क्या है, काइनेटिक एनर्जी। Q के क्या है, जैसे ये है तो Q के क्या है दोस्तों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। Q के क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, या इसको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, और Q के डॉट को अपन जनरलाइज वेलोसिटी बोल सकते हैं। आपको इसमें ये इक्वेशन रटनी है, ठीक है, ये किस में है, कई बार तो यही पूछी जाती है, या आपको टी की वैल्यू दे दी जाती है और क्यू के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ही यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि डेरिवेशन अपन को कोई कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं पूछेगा अपन को इस पे अटैक करना है। इस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, मैंने ऊपर नाम लिखा है ना, आइलर लैग्रेंजेस, इसमें अभी तक लैग्रेंजेस आया नहीं है इक्वेशन, इसको क्या जाना जाता है, ये आपको ये रटना है। अब इस इक्वेशन को अपन डिफाइन करेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए, एक अपन रखेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम और दूसरा दोस्तों क्या लिखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ये याद है, ये इक्वेशन बहुत काम की है, ये अपन को याद रखनी है। डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल हो गया, ये डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करके ही इस समीकरण को व्युत्पन्न किया जा रहा है। यहां से आप Q इसको पक्षांतरण करके, यहां से जैसे Q1 आपको निकालना हो, Q के निकालना हो, तो दोस्तों क्या हो गया, K बराबर 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम D और डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के, यानी फोर्स का कंपोनेंट आप यहां से निकाल सकते हो। क्वेश्चन आएंगे अपन करेंगे भाई, पक्षांतरण कर दिया, इसको इधर ले आए, तो ये जो Q है ये यहां हो चाहे यहां हो, इस दिस क्यू के इज नोन एज फोर्स ऑफ कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको, बल का घटक या बल, ठीक है, फोर्स ऑफ नहीं सॉरी फोर्स कंपोनेंट, फोर्स ऑफ कांस्टेंट नहीं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्या कहते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखो पहला सिस्टम है, इसको अब आगे से ध्यान से समझना, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल कोऑर्डिनेट पे ही, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि V पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली ऑन क्यू के, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल किसका फंक्शन है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपको याद हो तो अपन 11वीं क्लास से पढ़ते हैं F बराबर माइनस डेल्टा वी, यानी F बराबर माइनस ग्रेड वी। ग्रेड वी का मतलब F बराबर माइनस डेल वी, यानी ये क्या है, माइनस आई कैप डेल और डेल एक्स। केवल और केवल इसमें आप देखो तो दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजिशन, केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। बस यही कंसेप्ट है इसमें कि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए F बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी। ये डेल जो होता है दोस्तों, आई कैप डेल और डेल एक्स प्लस जे कैप डेल और डेल वाई प्लस के कैप डेल और डेल जेड, यानी ये क्या है, दिस इज ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब v है, तो इसका मतलब ये क्या है, आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स
प्लस जे कैफ डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस के कैफ डेल वी अपॉन डेल जेड। इसका मतलब इसको ध्यान से देखो तो आप ये है कि ये जो विभव है ये x के रिस्पेक्ट में चेंज है, ये जो विभव है ये y के रिस्पेक्ट में चेंज है, ये विभव z के रिस्पेक्ट में चेंज है। यानी f किस पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव सिस्टम का जो सिस्टम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं v इज द फंक्शन ऑफ क्यू के, और यहां पर v को दोस्तों क्या कहा गया है, पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो f बराबर क्या है, माइनस डेल वी। f बराबर क्या है, माइनस डेल वी है। तो f बराबर माइनस डेल वी है, तो यहां पे अपन ने जनरलाइज कोऑर्डिनेट माना, किसको माना है, क्यू के को माना है। तो यहां से f को अपन किससे डिनोट कर दें, क्यू के से, भाई इंडिसेस लग रही हैं तो के से, f को तो क्यू के से, माइनस का निशान, डेल्टा v और डेल एक्स की जगह क्या हो गया दोस्तों, क्यू के बराबर क्या हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के। ये किससे निकल के आया, यहां साइड में आप लिख लेना कि f बराबर माइनस डेल वी से ये निकल के आया है कि f बराबर क्या है दोस्तों, क्यू के बराबर माइनस डेल वी और अपॉन यहां डेल एक्स की जगह क्या हो गया, क्यू के हो गया। इसको अपन ऐसे लिख लें, तो अपन ने यहां से लिख दिया दोस्तों क्यू के बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, करेंगे अपन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझ में आ रही होगी। वैसे बच्चों को एमएससी प्रीवियस के बच्चों को सबसे आसान यही बुक लगती है, लेकिन ये सबसे हार्ड है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्यू के आ गया, अब ये क्यू के की वैल्यू कहाँ पुट कर दें दोस्तों, यहाँ पुट कर दें, या अपनी जो इक्वेशन आई थी कौन सी, ये वाली, माइनस क्यू के बराबर 0, इसमें पुट कर दें। और यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट या डेल्टा वी, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट बराबर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यू के डॉट क्या है दोस्तों, जनरलाइज वेलोसिटी, क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी, और जनरलाइज वेलोसिटी यानी पोटेंशियल एनर्जी का v के सापेक्ष अवकलन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब v है क्या, नियत है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0 है। अब इसको उसमें रख रहे हैं तो क्या होगी बात हो गई कि d और dt, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है, माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के और माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के। माइनस है, माइनस उसमें पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इतनी आ गई बात। अब देखो यहां से d और dt, डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, और यहां मैंने क्या लिखा है कि डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट क्या है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, 0। तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट के d और dt, ठीक है दोस्तों, और इसको ये ब्रैकेट डेल अपॉन डेल क्यू के डेस ये तो ले लिया बाहर, और यहां तो क्या बच गई t, और इसको क्या कर दिया माइनस v। अब इसको वापस खोलो, डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये डॉट है, और अंदर माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट, और डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट क्या है दोस्तों, 0। तो उतनी की उतनी चीज आ जाएगी, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो डेल अपॉन डेल क्यू के, और क्या होगी टी माइनस वी, और ये बराबर 0। ठीक है दोस्तों, और इसको अपन ने क्या लिख दिया कि डी और डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट और माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर क्या आ गया, 0। ये आपको याद रखनी है, और इसे अपन क्या कहते हैं, दिस इज लैग्रेंजिज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे अपन क्या कहते हैं, लैग्रेंजिज इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, वेयर L इक्वल्स टू टी माइनस वी क्या है, इज नोन एज, यानी t माइनस वी का मतलब है
काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज लैग्रेंजियन। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? लैग्रेंजियन फॉर द सिस्टम, कि जिस भी सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखी गई है उस सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है दोस्तों वो क्या है? L बराबर टी माइनस वी है। और ये इक्वेशन अपनी आ गई है। यदि अब इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट यदि दो है, ध्यान से, तो दो कोऑर्डिनेट के लिए जैसे k इज वेरी फ्रॉम 1 to 2, तो 1 to इसका मतलब d और dt डेल L अपॉन डेल Q1 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q1 डॉट, Q1 बराबर 0। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो ये आ गई, यही 1, और एक दूसरा 2, तो 2 के लिए d और dt डेल L अपॉन डेल Q2 डॉट और माइनस डेल L ओवर डेल Q2 बराबर 0। यदि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। तो ये जो समेशन है वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q इज द पैर में है, Q इज द इंडिसेस सबस्क्रिप्ट। Q क्या है दोस्तों? सबस्क्रिप्ट है। समझ में आ गई? ये तो किसके लिए हो गया? कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये इक्वेशन रटनी है, ये इक्वेशन रटनी है, ये इक्वेशन रटनी है। और फिर नेक्स्ट जो बात आती है, ये यहाँ चूंकि का निशान लगा लेना, चूंकि डेल वी अपॉन डेल क्यू के डॉट बराबर 0, इसलिए अपन ने यहाँ इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब किसके लिए है दोस्तों? फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब नॉन कंजर्वेटिव में तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वहां तो एनर्जी का लॉस है। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन ने माना v इज द फंक्शन ऑफ qk एंड qk डॉट, कि v है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। सेकंड के लिए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी, बोथ, दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए अपन कंपोनेंट लिखें, फोर्स कंपोनेंट जो आपको रटना है। और ये ऐसे भी याद रखना है कि कैसे लिखा है, डेल्टा क्यू के, ठीक है ना, प्लस डी और डी टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट। ये उस इक्वेशन की डिमांड है, ये जो इक्वेशन है इसकी डिमांड है कि इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगी। माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के, ये तो वो आ गया कंजर्वेटिव वाला, और ये क्या आ गया दोस्तों? नॉन कंजर्वेटिव वाला आ गया, डेल्टा वी अपॉन डेल क्यू के डॉट और डी ओवर डी टी। ये इक्वेशन आपको मैं लिख देता हूँ, रटनी है, मेमोराइज करनी है, बहुत रटनी है। इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इस पे और उस पे। ठीक है, अब ये इसको कहाँ रखने हैं? उसी इक्वेशन में, अपने वाले में। तो वही k बराबर 1 तो डी ओ एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या हो गया? d और dt डेल t अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है, माइनस डेल t अपॉन डेल क्यू के, माइनस क्यू के था, इसमें माइनस लगाएंगे तो देखो ये पहली टर्म प्लस डेल v अपॉन डेल क्यू के, और ये माइनस d और dt डेल v अपॉन डेल क्यू के डॉट, और क्या आ गई दोस्तों? ब्रैकेट बंद और बराबर 0। ठीक है भाई, अब इंप्लाइज दैट k बराबर 1 to डी ओ एफ, और ये क्या हो गया? d और dt। अब ध्यान से, डेल और डेल क्यू के डॉट ले लिया कॉमन, तो देखो यहाँ तो हो गया t, और यहाँ क्या बच गया? माइनस वी, तो t माइनस वी बन गया लैग्रेंजियन। माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस, डेल और डेल क्यू के, और ये क्या हो गया? t माइनस वी, और ब्रैकेट बंद बराबर 0। t माइनस वी वही अपना तो लैग्रेंजियन जानी मानी चीज, समेशन के ही छोड़ दो, k बराबर 1 to डी ओ एफ लिखना चाहो तो लिख लो, d और डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, इसको सही लिखेंगे भाई, वरना तो डेल्टा एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के, और बराबर क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन वही आ गई। तो इसको याद रख लो, चाहे उसको याद रख लो। और जहाँ एल बराबर क्या है? लैग्रेंजियन। एल बराबर क्या है दोस्तों? दिस इज
लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चाहे सिस्टम कंजर्वेटिव हो चाहे सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव हो, आइलर लैग्रेंजेस जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दोनों सिस्टमों के लिए दोस्तों क्या है, समान ही आएगा। ठीक है, बस अपन को ध्यान क्या रखना है कि यदि सिस्टम कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और यदि सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन क्यू के डेस। यहाँ जो कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के, और यहाँ जो फोर्स का कंपोनेंट है डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा क्यू के, और प्लस डी और डी टी और डेल वी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट। ये आपको रटनी है, ये रटना है। ये दोनों किसके लिए है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा किसके लिए है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। और ये दोनों के लिए जो इक्वेशन आपको याद करनी है वो याद करनी है, रटनी जो है रटनी है। अब दोस्तों देखिए प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन करते हैं अपन। अभी तक अपन लैग्रेंजियन के लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए, कि इसके लिए इनके लिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ एल बराबर आपको दे दिया दोस्तों 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज का ध्यान और रखेंगे, जब यदि डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू के में चेंज है लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन यहां गया, तो लैग्रेंजियन में यदि क्यू के है तो ये अवकलन जो होगा वो क्यू के रिस्पेक्ट में ही होगा। कहने का मतलब क्यू के रिस्पेक्ट में ही होगा, यानी क्यू के की टर्म ही इफेक्टिव होगी। और यदि यही अवकलन क्या हो, डी अपॉन डी टी हो, तो चाहे यहां क्यू के हो या क्यू के डेस हो, ये कुछ भी हो, जैसे मान लो यहां क्यू के भी हो और क्यू के डेस भी हो, तो यहाँ क्यू के डेस बराबर तो क्या आ जाएगा, नियत आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्यू के सापेक्ष अवकलन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ डी और डी टी है, तो क्यू के है और क्यू के डेस दोनों है, तो यहाँ दोस्तों दोनों में से कोई सा ही बाहर नहीं आएगा। क्यू के पहले इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, टोटल टाइम डेरिवेटिव और ये आंशिक अवकलन की कंसेप्ट है। इसको आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन अपना वहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से अपन देखें तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट q, तो कोऑर्डिनेट है q डॉट उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, लैग्रेंजियन अपन को दे दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन अपन जानते हैं क्या, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो d और dt डेल एल और डेल क्यू डॉस माइनस डेल एल और डेल क्यू बराबर क्या हो गया, 0। अब अपन को क्या चाहिए, डेल एल अपॉन डेल क्यू डेस चाहिए। तो देखो डेल एल अपॉन डेल क्यू डेस करेंगे तो दूसरे वाली टर्म 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू डेस के सापेक्ष है, तो ये क्या हो गया क्यू डेस, भाई 2 क्यू डेस, 2 से 2 कट गया, और डेल एल और डेल क्यू करोगे तो क्या आ गया, क्यू डेस स्क्वायर अपॉन 2, नहीं -1। पहली टर्म का तो हो गया 0 और दूसरी का क्या हो गया दोस्तों, -1। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका तो क्या हो गया ये, और दूसरी टर्म का क्या हो गया भाई, क्यू के सापेक्ष है, तो इसका तो हो गया 0, नियत हो गई उसके लिए, और क्यू का हो गया 1, तो -1। अब इसमें रख दो, इंप्लाइज दैट डी और डी टी, तो ये हो गया क्यू डेस। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्या है 0। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू डबल डॉट प्लस 1 बराबर 0। ये उत्तर आ गया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहां यदि आंशिक अवकलन की कंसेप्ट है तो जिस जनरलाइज कोऑर्डिनेट के सापेक्ष यानी डेल एल अपॉन डेल क्यू डेस है, तो केवल क्यू डेस वाली टर्म ही इफेक्टेड होगी। डेल एल अपॉन डेल क्यू है तो इस क्यू वाली टर्म के अलावा सारी टर्म इसके लिए क्या होंगी, नियत होंगी। लेकिन डी और डी टी है, यहाँ क्यू डॉट आ गया, तो देखो अवकलन टी के सापेक्ष है, फिर भी क्यू डबल डॉट हो गया, एक बार अवकलन और यहाँ क्यू होता तो भी इसका अवकलन होता, यानी जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों टर्म इफेक्टिव होंगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्या दे दिया, L बराबर आपको दे दिया, इफ L इक्वल्स टू 1/2 क्यू डैश स्क्वायर माइनस क्यू डैश, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना इजी हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको। इफ L इक्वल्स टू 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू डॉट, ठीक है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, वही बार बार लिखोगे तो सारी इक्वेशन याद हो जाएंगी। डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, इसमें भी एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डेल एल अपॉन डेल क्यू बराबर 0। तो सबसे पहले अपन को चाहिए डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो देखो ध्यान से, क्यू डॉट तो इसमें भी है, तो एक तो हो गया क्यू डॉट और क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट माइनस क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया, ठीक है। और डेल एल अपॉन डेल क्यू, तो ये तो हो गया 0 और क्यू के सापेक्ष तो ये क्या हो गया माइनस क्यू डॉट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो डी और डी टी क्या हो गया क्यू डैश माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस बराबर 0। इसको करेंगे तो ये क्या हो गया क्यू डबल डॉट माइनस क्यू डॉट और प्लस क्यू डॉट बराबर 0, कट गया, इंप्लाइज दैट क्यू डबल डॉट बराबर 0। ये आ गया इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ये सरल कोई नहीं पूछता। अब देखो, अब है v बराबर 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर। इस v को देखने पर दोस्तों अपन को क्या पता चल रहा है, v q तथा q डॉट पर निर्भर करती है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, निर्भर, इसका मतलब ये जो सिस्टम है दोस्तों वो कैसा सिस्टम है, नॉन कंजर्वेटिव। कैसा सिस्टम है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। क्या क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यह है इफ v इक्वल्स टू 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर, क्वेश्चन फाइंड द जनरलाइज्ड फोर्स। क्या फाइंड करना है, जनरलाइज्ड फोर्स फाइंड करना है। तो ये मैंने कि v है वो q पे भी डिपेंडेंट है, q डॉट पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब q तथा q डॉट पे निर्भर है, इसका मतलब कैसा सिस्टम हो गया भाई, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए मैंने आपको जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया था कि रट के रखना है। वो क्या है, क्यू के बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के और प्लस डी और डी टी और डेल वी अपॉन डेल क्यू डैश। ये के लगाओ तो लगा लो, या एक ही कोऑर्डिनेट है तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यू ही है। ये आपको याद करना है। अब ये अपन को कैलकुलेट करना है दोस्तों, क्यू कैलकुलेट करना है। यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ तो आपको ये ध्यान में ही नहीं रखोगे, क्योंकि आपने तो गुरुजी ने कह दिया लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रट लो, डी और डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू बराबर 0। अब देखो यहां से इसी क्वेश्चन में जोर आएगा, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखो डेल वी अपॉन डेल क्यू बराबर क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्यू डॉट क्या है दोस्तों, नियत है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा कैसा क्यू डॉट स्क्वायर, और डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट से कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 गुणा 2 क्यू डॉट, कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया बराबर क्यू डॉट। क्योंकि ये आंशिक अवकलन है, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव होता तो कुछ और हो जाती चीजें। अब इसमें रखें तो क्यू फोर्स कंपोनेंट क्या हो गया, माइनस का निशान, तो माइनस क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी और डी टी, अब की बार डी और डी टी है यहां से, और क्या है क्यू डॉट। अब देखो माइनस क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में रहेंगे तो क्यू डॉट और ये क्यू डॉट ऐसा कैसा, प्लस इस क्यू को छोड़ेंगे और उस क्यू का तो क्यू डबल डॉट और
ये किसके बराबर, क्यू के बराबर चल रहा है, बराबर माइनस क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये क्या हो गया दोस्तों, क्यू डॉट स्क्वायर और प्लस क्यू 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 डबल डॉट, ये माइनस का आधा ये प्लस का आधा, तो यहाँ से ये क्या बच गया, क्यू इक्वल्स टू क्यू डॉट स्क्वायर बटे 2 प्लस क्यू क्यू डबल डॉट, ये क्या हो गया, क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू क्यू डबल डॉट, ठीक है, क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू क्यू डबल डॉट, ये क्या आ गया, फोर्स ऑफ कंपोनेंट, यानी ये एफ आ गया दोस्तों। अपनी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में उसको अपन एफ से डिनोट करते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी फोर्स हो, चाहे एंगुलर फोर्स हो, चाहे टॉर्क हो, बल आघूर्ण हो, सबको अपन क्या कहते हैं, जनरलाइज फोर्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों और देखिए, चौथा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया भी है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। v इक्वल्स टू दोस्तों अब की बार दे दिया 1/r और 1 प्लस आर डॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल्स टू दे रखा है 1/r 1 प्लस आर डॉट स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, सो दैट, इसमें सो दैट या फाइंड द फोर्स ऑफ कंपोनेंट, सो दैट F इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कंपोनेंट आर स्क्वायर और 1 माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस 2 आर डबल डॉट बटे सी स्क्वायर, यानी ये अपन को v दे रखा है और अपन को ये निकालना है दोस्तों, फोर्स ऑफ कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। देखो दोस्तों अपन का तो यही काम, भाई वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो आर पे भी डिपेंडेंट है और आर डॉट पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया तो इसके लिए फोर्स ऑफ कंपोनेंट ये रहा, तो यहाँ वो आर है तो डेल वी अपॉन डेल आर, तो अपन तो डेल वी अपॉन डेल आर निकालते हैं पहले, तो डेल वी अपॉन डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में इसका अपन को क्या करना है, अवकलन करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, आर देखो ये आर डॉट है, ये सी स्क्वायर है, तो ऐसा कैसा लिख लो 1 प्लस आर डॉट स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये तो नियतांक आ गया, और 1/r का क्या हो गया, माइनस 1/r स्क्वायर, अवकलन, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल आर डॉट बराबर, ठीक है, तो आर डॉट का क्या होगा, 1/r तो अपनी जगह है, कुछ ही नहीं हुआ, 1 का क्या हो गया 0, नियतांक है, ठीक है। आर डॉट का स्क्वायर 2r डॉट और बटे क्या हो गया सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई 2r डॉट बटे आर सी स्क्वायर, ठीक है। F बराबर फोर्स कम का कंपोनेंट, इस इक्वेशन से माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, बहुत ध्यान से करेंगे, प्लस डी और डी टी और डेल वी अपॉन डेल आर डॉट, ठीक है। F बराबर, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर, ये रहा, और देखो ये माइनस है, ये माइनस पहले से है तो प्लस कर दें इसको, तो प्लस कर दो 1/r स्क्वायर, और क्या आ गया भाई 1 प्लस आर डेस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और प्लस डी और डी टी, और ये क्या बच गया 2r डेस डॉट बटे आर सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1/r स्क्वायर 1 प्लस आर डॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अब देखो इसमें आर डॉट भी है आर भी है, ठीक है। तो पहले तो इस नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का करेंगे, तो प्लस 2r डबल डॉट आर सी स्क्वायर और प्लस 2r डॉट सी स्क्वायर को छोड़ दिया और 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, ठीक है। 1, हाँ ये गलत हो गया, देखो 2r डॉट माइनस 1/r स्क्वायर, आर का भी तो होगा दोस्तों, तो ये r डॉट और r का भी t के रिस्पेक्ट में r डॉट, यहाँ तो t के रिस्पेक्ट में केवल r का है,
तो आर डबल डॉट आर सी स्क्वायर, एक को आर को छोड़ दिया अपन ने। तो बस यही अवकलन करने में ही गलती हो जाती है बहुत से बच्चों की, कि जैसे मैंने अभी आर डॉट नहीं लिखा था, तो देखो 2 आर डॉट तो बाहर, सी स्क्वायर बाहर, 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का मतलब आर डैश, ठीक है। और यही गलती हो जाती है। अब देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस आर डॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें आर ही है, तो 2 आर आर डबल डॉट बटे सी स्क्वायर, ठीक है भाई। और इसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या माइनस 2 आर डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2 आर डैश सी स्क्वायर माइनस का यह है बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ टर्म मिल रही है क्या, देखो ये आर डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आर डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2 आर आर डबल डॉट अपॉन सी स्क्वायर, और ये बच गया माइनस आर डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 1 अपना क्या कह रहा है 1 माइनस, इसको लिख लिया अपन ने आर डैश स्क्वायर माइनस 2 आर आर डबल डॉट बटे सी स्क्वायर, देखो सही है। माइनस ये यहाँ है, इसमें मल्टीप्लाई माइनस को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है, आर डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, तो ये आ गया। और यही क्या है अपन को प्रूव करना है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों अपन को प्रूव नहीं करना, ये लिखा हुआ आएगा, और इसमें गलती होने के चांसेस यहाँ है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन की आप कम से कम 1 या 2 बार प्रैक्टिस और कर लेंगे, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं वो न के बराबर है, न के बराबर क्या होंगे ही नहीं। वैसे क्वेश्चन यदि अपना करा हुआ आता है तो बहुत आसान है क्लासिकल मैकेनिक्स की क्वेश्चन, और यदि अपना करा हुआ नहीं आता है दोस्तों तो अपने लिए बहुत पहाड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से ये मेरी आशा है कि आप लोग जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोई दिक्कत आए आप लोगों को, या मैं कोई मिस्टेक्स कर देता हूँ क्वेश्चन में, जैसे प्रमोद जी बताते हैं वैसे भी आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। और इस चैनल को, ये चैनल आपका है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स।